बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। मुक़्तदर हल्के पिछले 30 साल में ये फैसला ही नहीं कर सके कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ फैमिली, गिलानी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, जहांगीर तरीन, मलिक रियाज, बहुत से लोग करप्ट हैं या फरिश्ते हैं या सही हैं। उम्मीद है कि मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नौजवान नस्ल को इस कंफ्यूजन से जरूर जल्द निकाल सकेंगे और मईशत को बेहतर कर सकेंगे या बेहतरी की तरफ गामजन कर सकेंगे। कंफ्यूजन दूर करने की अगर हम बात करते हैं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दो एनालिस्ट रखे हैं। आसिम सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर एंकर और एनालिस्ट हैं, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी हमारी जो एनालिस्ट हैं वो हैं आयशा खान, जो कि हमें कतर से ज्वाइन कर रही हैं, बल्कि दूसरी दफा ज्वाइन कर रही हैं हमें। इससे पहले भी आप उनके साथ एक प्रोग्राम को देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। Assalamu alaikum, Shaila, and assalamu alaikum, Asim sir. It's good to see you and join you guys again. Assalamu alaikum, all Pakistan. आसिम साहब, नैब तरामीम कलअदम होने से तोशा खाना के दीगर केसेस भी, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, LNG शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस बहाल हो जाएगा, आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस बहाल हो जाएगा। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशा खाना के केस, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ ये जो तोशा खाना के केसेस हैं ये बहाल हो जाएंगे। तो आज जो फैसला किया है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने या उनकी टीम ने, कैसे देखते हैं आप? चला, मेरा इस पे थोड़ा सा चेंज है। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मेरा ख्याल है कि इसको ऑन इसलिए किया गया है कि अब पीटीआई की बारी है। पीटीआई के जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं, उनके लिए यही नैब आजमाया जाएगा, क्योंकि नैब का माजी यही है कि वो सिर्फ इन्हीं तड़ियों के लिए रखा जाता है। आपने देखा इमरान खान के दौर में भी खाकान अब्बासी को 6 महीने तकरीबन मेरा ख्याल है जेल में रखा था, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए। तो नैब तो उसको इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि वो किसी को भी उठा सकता है। तो जो काम पुलिस से नहीं करवाए जा सकते, जो काम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं कराए जा सकते, जो काम जो है वो किसी और हाथों से नहीं कराए जा सकते, तो वो अब जो है वो नैब से कराए जाते हैं। और शरीफ आदमी क्या करेगा? जो वो यही कहेगा कि ठीक है, मैं पॉलिटिक्स से मेरी तौबा, मैं आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दो, वो माफ़ कर देंगे। आपने माजी में भी देखा कि जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो है हम समझ रहे थे कि सज़ाओं का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन आप सज़ा नहीं दे रहे, लेकिन आपने माफ़ियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। लेकिन देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नैब के जो लोग हैं वो सियासी जमात के लोगों को ही क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे बल्कि उनको गिरफ्तारी भी करेंगे, उनके घर में भी कूदेंगे। और लेकिन जहां उनको करना चाहिए वहां पर वो किसी को भी नहीं करेंगे। वो कोई 12 अरब रुपए का जो घपला था उसको नहीं पूछेंगे, वो इतने पैसे अकाउंट में कहाँ से आए थे वो उनसे नहीं पूछेंगे। तो बहुत सारी चीजें वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुख्तलिफ सियासी जमात के लोगों पर ही आजमाएंगे। जी ठीक है। तो आसिफ साहब, आपको नहीं लगता कि जस्टिस उमर बंदियाल साहब को ये बहुत पहले अगर करना था तो उनके पास अच्छा खासा टाइम था, 1.5 साल गुजर गया, कर लेते। एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए। मतलब पहला तो ये कि आने वाले चीफ जस्टिस जो फाइज ईसा है उनको इस इम्तिहान में डाल दिया कि वो करप्शन के हक में आवाम के जो एक आप कह सकते हैं कि इज्तिमाई सोच या कौमी जो एक ज़मीर है उसके खिलाफ केस का फैसला कर दें। और दूसरा ये कि निगरान हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ करप्शन के हक में कैसे अपील पे जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि 2 लोगों को उन्होंने परेशानी में डाला है? देखिए, उमर बंदियाल ने ना बहुत सारे फैसले अगर वो पहले कर देते तो आज सूरत हाल बहुत ज्यादा सही रहती। मेरा ख्याल है कि वक्त पे अगर फैसले ना हो तो फिर जैसी आज सूरत हाल है पाकिस्तान की वैसे ही होती है। क्योंकि अगर आप
पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इतना ज्यादा इंतशार है वो सिर्फ जुडिशरी की वजह से है, क्योंकि वो वक्त पे फैसले नहीं कर रही। जी। और ये मुझे भी तो बता लगता दूं है, कि मुझे काजी आसिफ साहब, मुझे फायजा लगता है कि ये सिर्फ काजी फेस सेविंग नहीं लगती है आपको, कि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ठीक है, क्योंकि इतना कुछ कहा सुना जा चुका है, इतना कुछ उनको तनकीद की जा चुकी है, तो जाते हुए वो एक ऐसा काम कर गए जिससे उनको लोगों में थोड़ी सी उनकी एक इज्जत बहाल हो जाए, और जाते हुए लोग जो है उनके बारे में नहीं सोचें नहीं, या ये बात करें। मुझे एक बात बताए ना कि नैब 50 करोड़ के कम उस पर, मतलब आपके पास एक एंटी करप्शन का भी तो इदारा है ना, आपने पैरेलल एक और इदारा बना लिया है लोगों को धमकाने के लिए। ये किसी के फरमाइशी प्रोग्राम पे इसका जवाब आया है, और ये आज नहीं, आपको 6 महीने बाद, साल बाद साबित हो जाएगा कि ये इनका अपना फैसला नहीं है, ये फरमाइशी फैसला है। ठीक है आसिफ साहब, एक और तरफ आते हैं। इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा मकबूल लीडर है, और इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान का नाम और कैंपेन जो है उसका एक अलग ही लेवल है, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखी है मुख्तलिफ जगहों पर। ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को जो एक नाअहल करार दे दिया गया है, ये जो उनकी गिरफ्तारी है, सो उसके फैसले को मुस्तरद करते हुए भरपूर मजम्मत भी की है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ मुल्कों की मैं बात करूं तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते रहे। और अब अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 17 सितंबर को, यानी कि संडेज को, एक रैली निकाली जा रही है, और वॉशिंगटन में जो है वो प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, माजी में पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई के बल्कि मुख्तलिफ जमातों में घुसपैठिए बैठे होते हैं, और हमने अब देखा कि पीटीआई के अंदर जितने घुसपैठिए बैठे थे उसकी तो मिसाल मेरा नहीं ख्याल है कोई मिलती है, और ना ही आइंदा कोई मिलेगी। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर जो है ना, वो अपने मफाद के लिए लोग शामिल होते रहे हैं, और जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए बनाए, वहाँ यहाँ से बैठ के जमीनें ली हैं, जमीनों के पास जो है वो दूसरे लोगों को बेची हैं, वहां से जो पैसा मिला है वो अमेरिका या यूरोप में लेकर आए। तो उन्होंने वो सिर्फ पैसे लेकर आ रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इसी तरीके से हमने देखा कि माजी में जो भी प्रोटेस्ट हुए उसको एक खास अंदाज से नफरत में टिल कर दिया गया, यानी पाकिस्तान के फौजी इदारों को डायरेक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, आर्मी चीफ के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो वो जो आपकी ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर प्रोटेस्ट था ना, वो कहीं और चला गया। बाकायदा ऐसे लोगों को इंसर्ट किया गया कि आपकी जो आवाज है वो इंटरनेशनल मीडिया पे इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि आपके नारे कहीं और चले जाते हैं। अगर आप इमरान खान रियाज के बारे में बात करें, अगर आप अरशद शरीफ के बारे में बात करें, या आप उन गिरफ्तारियों के बारे में बात करें, तो लोग आप पे तवज्जो देंगे, इंटरनेशनल मीडिया आएगा कि वाकई आप उनकी तस्वीरें दें, उनके ऊपर जो लिखा हुआ है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया से। लेकिन हमने देखा कि हर दफा ऐसे लोग आए जिन्होंने खुल के नारे लगाए, और यही नहीं नारे लगाए, उन्होंने एम्बेसडर को लानते दिखाई और कहा कि हमने आर्मी अताशी के घर के बाहर भी जो है प्रोटेस्ट करना। आर्मी अताशी का क्या ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, लेकिन आपने बदनाम करना है। फिर आपने देखा कि व्हाइट हाउस के सामने खड़े होके आपने गलत नंबर्स कोट किए, आर्मी का कहा कि मैं बताता हूँ आसिम मुनीर तुम बेगैरत, वो ये हो, वो पता नहीं किस किस्म के नारे लगाए गए। तो वो जो ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रोटेस्ट है ना, वो कहीं और चला गया। और अभी मैंने एक ट्वीट भी की थी कि खुदा के लिए उन लोगों को स्टेज मत दो, उन लोगों को माइक मत दो जो पाकिस्तान के पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के इदारों को जब निशाना बनाते हैं, तो जिस काम के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, उस प्रोटेस्ट पे कोई बात नहीं करता। जी ठीक है आयशा, आपसे बात करूंगी मैं। $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे करूंगी कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के इतने दीवाने हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से मतलब उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्या इमरान खान में है सिवाय इसके कि उन्होंने आपके लिए ये कहा कि आपको वोट का हक दिलवाने के लिए उन्होंने बात की थी, और तो मतलब आप भी ओवरसीज ही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों में शुमार होती हैं, तो क्या ऐसी चीज आपको लगती है कि इमरान खान की जो इस तरफ लेके जाती है कि जी प्रोटेस्ट भी करना है, बात भी करनी है, और आप पाकिस्तान में भी नहीं है,
ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں اگر تو پاکستان کی سیاست سے آپ کا تعلق ہے تو پھر عمران خان سے بھی تعلق ہے یا نواز شریف سے تعلق ہے, لیکن آپ لوگ پاکستان میں بھی نہیں ہے, تو ایسی کیا چیزیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں عمران خان کی طرف آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو شخص اس طرح سے بات کی شروعات کرتا ہے کہ خود سے بھی آگے اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو مقدم رکھتا ہے, اس کے دین کا بول بالا کرتا ہے, تو وہ سیدھا ہمارے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, اور اس کے ہاتھوں خیر ہی ہے. تو یہ دیکھیں خان صاحب کا لوگ جو ہے صرف اوورسیز نہیں, آپ دیکھیں کہ جو ویڈیوز وائرل ہوئے ڈیورنگ شیلنگ, جب یہ واٹر کینن سے لے کے زمان پاک پہ حملہ آور ہوئے اور ان پہ شیلنگ برسائی گئی, ان پہ بلٹس فائر کی گئی, تو آپ دیکھیں کہ ینگسٹرز کس طرح پانی کی بوتلیں لے کر, جھنڈے لے کے شیلنگ کے درمیان روڈ پہ کھڑے ہو کے جھوم رہے, نعرے لگا رہے, آزادی آزادی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ جسٹ ناٹ اے دیوانہ پن. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب عشق اور جنون بن چکے ہیں, نہ صرف پاکستانی جو کہ اوورسیز ہیں ان کے لیے, بلکہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی, اور اس کو بڑا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. خان صاحب پہ اللہ کا کرم ہے, ان کا پاسٹ, ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے, ان کا پاسٹ کچھ بھی رہا ہو, ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پاسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اس کو کمٹ کیا, اللہ رب العالمین سے توبہ کیا. ان کا توبہ سچا ہے یا قبول نہیں ہوا یا ہو گیا, وہ رب جانے, وہ جانے, لیکن ان کے لیے پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی, اور وہ محبت بیونڈ ریلیجن, بیونڈ کنٹری باؤنڈریز, بغیر کسی رنگ و نسل, بغیر کسی ذات پات کے یکساں ہر جگہ پائی جاتی ہے. آپ نے ایک کوشچن کیا تھا, I would love to answer that question. آپ نے بات کیا کہ عطا بندیال صاحب نے سوچا کہ جاتے جاتے اپنی عزت بحال کروں, something like that, if I'm not wrong, اور آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں. اچھا, میں دوبارہ کہیے عائشہ. آپ نے قاسم صاحب سے سوال کیا تھا کہ عطا بندیال صاحب نے سوچا کہ جاتے جاتے وہ اپنی عزت بحال کر جائیں, کچھ ایسا کام کر جائیں, تو یہ فیصلہ انہوں نے دیا. ایسے ہی پوچھا تھا آپ نے؟ جی بالکل, میں نے یہ کہا تھا کہ بہت آخر میں کیا انہوں نے یہ فیصلہ, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اسی وقت ہی یہ پٹیشن دائر کر دی تھی, اسی وقت یہ ریفرنس لے کے گئے تھے, لیکن یہ انہوں نے 1.5 سال لگایا, اور بالکل اینڈ, بالکل آخر جس دن ان کا لاسٹ ڈے تھا اس دن انہوں نے یہ فیصلہ دیا. تو یہ پہلے بھی دے سکتے تھے. بہت شکریہ. ایکچولی میں یہاں پہ یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہی تھی, میں نے آپ سے پوچھا سوال, I'm sorry for that, کہ بندیال صاحب کی عزت نہیں تھی, ذمہ داری تھی. عزت اگر بات کی جائے تو وہ عدلیہ کی تھی, وہ سپریم کورٹ کی تھی, وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے رینک کی تھی. لیکن 1.5 سال 16 مہینے میں آپ دیکھ لیں, 28 اپریل سے لے کے آج کے دن تک آپ کو انصاف کی فراہمی میسر نہیں آئی. آج جو چیف صاحب نے بیان دیا, اور وہ جو توشہ خانہ کی جو کیس ہیں, لیٹ سپوز کہ وہ اگر ری اوپن ہونے جاتے ہیں تو NRO2 بھی ختم ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ آج ہمیں ایک سننے کو مل رہا ہے کہ دیکھیں ابھی رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ خان صاحب کو 90 دن کا ریمانڈ جو لیں گے اب ہم اس کے بعد لیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ اناؤنس کیا گیا ہے. کیس بحال کروانے کی جو بات ہوئی ہے یہ دراصل PTI اور خان صاحب کے اگینسٹ ہوئی ہے. یہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں لائک جیالے ہو گئے, پٹواریز ہو گئے, کہ زرداری کے خلاف اوپن ہو جائے گا, مریم کے خلاف اوپن ہو جائے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے توشہ خانہ تو چلیے بہت پرانا تھا, ہر ایک کے دور میں انہوں نے جو تحائف کیا, جو دور جس کا نہیں ہے اس کو تحائف بھی نہیں مل رہے. لیکن ابھی کی ہم تازہ مثال لے لیتے ہیں کہ مریم اورنج ٹرین, آپ کو پتا ہے اس نے ابھی پرنسس ٹاور دبئی میں 4.7 ملین کا اپارٹمنٹ لیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ 16 مہینے میں خزانہ خالی ہے, بینک ڈیفالٹ ہے, آٹا نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, IMF
कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। कल हमारा एक प्लेन सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर पेट्रोल की वजह से रोक लिया गया और कहा कि हाँ। साहब का वाजिबात पहले अदा किए जाए। प्लीज लेट मी फिनिश। इन आयशा हालात में आयशा इन हमारा हालात में मरियम के पास इतना पैसा शैला कहाँ से आया? आयशा देखो आखिर में होगा पता है क्या है कि हुकूमत की जो गैर जानिबदारी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, उसकी गैर जानिबदारी का जो इम्तिहान है वो ये होगा कि नैब तरामीम कलअदम किए जाने के बाद या जो कलअदम करार दिया गया है उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा, ये हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, तो सही डायरेक्शन का देखिए, पता चलेगा। अपील में जाया जा सकता है, लेकिन हाँ। आप देखिए अब्दुल मंसूर साहब हैं, वो 2-1 के बेंच के साथ अगर इसको रिवर्स कर दें तो फिर बंदियाल साहब तो मरहूमों में शुमार हो जाएंगे। बंदियाल साहब के लिए कतबा बनवा रही हूँ मैं, जिसपे हम लिखेंगे आफ्टर रिटायरमेंट बंदियाल महफूज। वो तो उनके तो महफूज फैसले तो खुले नहीं, लेकिन जिस चीज को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो खुल गया। जैसे कहते हैं ना कि एक नया कट्टा खुल गया, तो वो जाते जाते एक नया कट्टा खुल गए। जो महफूज फैसले थे वो नहीं देके गए, तो ये कि चूरन है ना, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग इस तरह के बहुत से मसाइल इमरान खान के साथ रहे हैं, जैसे कि उनके लोगों को उठाया गया घरों में, जिस तरह की रेड थी, जिस तरीके से खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, फिर उनको नाअहल कर दिया गया। तो पूरे मतलब जितने जहां जहां पर ओवरसीज हैं, जैसे कि पेरिस में जो लोग रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने इमरान खान पर हमले के बावजूद पूरे कहते हैं कि हम बड़े हौसले के साथ हैं, उन्होंने एक रैली निकाली थी। ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ खुद निकले थे। वो उनके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यू जर्सी में प्रोटेस्ट हुआ था, एहतजाज हुआ था। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करते रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से करते रहे हैं। आज 17 की बात करूंगी, वाशिंगटन डीसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप लोगों की क्या तैयारी है? यानी कि अगर पीटीआई की मैं बात करूं तो पीटीआई की तैयारी क्या है, और पीटीआई ने ये ही स्टेप क्यों लिया कि जी हमें प्रोटेस्ट करना है? क्योंकि प्रोटेस्ट में अभी आसिफ साहब बता रहे थे कि प्रोटेस्ट में जिस तरीके के लोग आ जाते हैं वो आपका जो मकसद या जो आपका टारगेट है उससे सबूताज कर देते हैं। देखिए, पीटीआई और पीटीआई के वर्कर्स की बात करें या पीटीआई के वोटर्स और फॉलोवर्स की बात करें, वो हर वक्त तैयार है। और जिस तरह अभी आपने खुद कोट किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डिफरेंट कंट्रीज में मार्च भी किए हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो ये इसी की एक कड़ी है गुज़िश्ता से वाबस्ता। और 17 सितंबर को न्यू जर्सी से ये काफिला चलेगा जो वाशिंगटन डीसी में आके रुकेगा। इसमें मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो मुतालबात हैं, जाहिर है उसमें हमारे खान साहब की रिहाई, उनके जो केसेस हैं उनको बार बार एक खिलवाड़ किया जा रहा है पीटीआई और पीटीआई के चाहने वालों के साथ कि खान साहब को जमानत देते हैं और वो अदालत से पांव बाहर नहीं निकालते, उन पे एक नए केस डालकर वारंट ले आते हैं। एक तो खान साहब की रिहाई हमें चाहिए, हमें इमरान रियाज चाहिए, हमारी जो खवातीन है स्पेशली मदीहा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, हमें हमारी वो खवातीन चाहिए। इनके अलावा भी हमारे 7,500 जो वर्कर्स हैं जिनका नाम अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया, हमें वो सब चाहिए। हमें इलेक्शन चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। अच्छा आयशा, एक चीज की बालादस्ती। आयशा, आप कह रही 7,500 बंदा आपका जो है या आपका जो वर्कर है या सपोर्टर उठा लिया गया, लेकिन हुकूमत के पास लिस्ट नहीं है। अच्छा, आप लोग शायद सबूत भी नहीं दे सके हैं। हुकूमत की लिस्ट में तो इमरान रियाज भी नहीं है। नहीं शैला, हुकूमत की लिस्ट में इमरान रियाज भी नहीं है ना। अभी अता बंदियाल ने 2 से 3 बार आईजी को तलब किया और उसने कहा हमारे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन जब आप देखें, वीडियो देख लें आप, सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान रियाज को लेके जाने वाला कौन है? पंजाब पुलिस। हाँ। अब आईजी कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है? हमने आंखों से देखा है ना, वीडियो वायरल हुआ है। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल एरा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो रिकॉर्ड अगर आप मांगेगी तो रिकॉर्ड तो जल भी गए थे, जलाए जाते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनते ही जलाने के लिए है, सबूत नहीं होते। रसीदें मांगे नून लीग से, रसीदें नहीं निकलती, लेकिन टावर खड़े हैं। अभी मैंने कोई कंट्री नहीं देखा, लेट्स सपोज मैंने अफ्रीका नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है। मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने तो आपको मिनिमम नंबर बताया है, तादाद इससे ज्यादा है। अभी जो अम्मार के वालिद को अरेस्ट किया इन लोगों ने, अम्मार अम्माद अभी तक नहीं स्टेबल हुआ।
ٹھیک ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اچھا مجھے یہ جو پروٹیسٹ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی ذرا تفصیلات مجھے بتائیے گا. کس طریقے سے پروٹیسٹ ہوگا, کہاں سے ریلیز نکلیں گی, کہاں تک جا کے اختتام ہوگا, کتنی دیر کی اسپیچز ہوں گی, کس طریقے سے ہوگا, یہ مجھے تھوڑی سی مجھے تفصیل, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں All right, no problem. Let us set earlier. نیو جرسی سے شروع ہوگا, کار ریلی ہے, باقاعدہ احتجاج بھی ہے, اور احتجاج بہت پرامن احتجاج ہے. باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ کوئی متشدد نعرے, ہیٹ سپیچ, کچھ ایسا نہیں کرنا. قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کا تقاضا, ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن, ہمیں خان صاحب چاہیے, ہمیں عمران ریاض چاہیے, ہمیں اپنی خواتین اور دیگر پی ٹی آئی ورکرز چاہیے. یہ ہم لوگوں کے ڈیمانڈ ہیں اور اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں نمبرز ڈے بائی ڈے انکریزنگ. کچھ لوگ کینیڈا سے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. عائشہ خان صاحب کی بھی خواہش یہی ہے, اور بلکہ ان کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بات آگے تب بڑھے گی, یا جو مجھ سے بات کرنے آتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. لگتا ہے آپ کو کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں ہمیں ان کے پاس فائنلی الیکشن میں تو جانا ہے ان لوگوں نے, چاہے دیر سے جائیں یا سویر سے جائیں. پہلے محسن نقوی صاحب نے ٹینیور پورا کیا, 90 ڈیز کا تھا, لیکن 90 ڈیز سے آگے چلے گئے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. یہ دوسری بار ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے بعد دوسری ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ گئی ہے. یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے. ہم کس ملک میں جی رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہاں رول آف لا ہوتا تو بندیال صاحب نے پہلے ہمیں 14 اپریل, 27 اپریل, پھر 14 مئی ہمیں اتنے سارے لالی پاپ دیے. الیکشن تو بہت پہلے ہو جانے تھے. الیکشن تو 2-3 مہینے پہلے ہو چکے ہوتے اور عوام اپنا فیصلہ سنا چکے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات آ گئی کہ ہم نے اداروں کی عزتوں کو مقدر رکھا, جبکہ اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے, عزت اقوام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عزت اقوام کی بحال کی جاتی ہے, اداروں میں صرف ذمہ داریاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور فالو کی جاتی ہیں. سمپل. یہ پاکستان میں الٹا سسٹم ہے. لیکن اس وقت آپ کے حالات بھی فیور میں نہیں ہے. میں کہوں تو آپ کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, مطلب اس سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں. صدر الوی صاحب جو ہیں وہ بھی کمال کر گئے. پورے خط کا خلاصے میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں الیکشن 6 نومبر کو ہونا چاہیے. مطلب چونکہ الیکشن کمیشن اور چاروں صوبوں کا موقف دوسرا ہے, لہٰذا سپریم کورٹ سے رہنمائی لے لیجیے. مطلب یہ کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی اور آئینی ذمہ داری بھی پوری کر دی. تو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر وکٹ کے دونوں طرف کھیل کے چلے گئے. اب یہ وہ صدر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو جب آپ کے اپنے ہی اسی طرح کے ہیں تو آپ کس طرح سے اس جنگ کو جیت سکیں گے؟ باقی جتنے بھی آپ کے رہنما تھے وہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن اب جو کچھ ہے جو جن پہ آپ تکیہ کیا ہوا ہے کہ جی یہ کچھ کر جائیں گے, وہ بھی کچھ نہیں کر کے گئے, وہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل گئے. ہم نے تو صرف اللہ کی ذات پہ تکیہ کیا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کے حالات جیسے آپ نے بتائے بالکل ویسے ہی ہیں. چھوڑ کے جانے والوں کا تو آپ کیریٹیریا کریکولم اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں, ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ جدھر سے ان کو بینیفٹ ملتا ہے ادھر موو کر جاتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ ڈے فرسٹ سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ان کے لیے کھڑے ہونے ہیں. اور آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے امید ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو ہم نے اللہ پہ تکیہ کیا, اللہ رب العالمین سے امید کیا. دوسری آئین اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے پاس قانون ہے. یہ کچھ بھی کریں گے, جج کچھ بھی کرے, کسی کی بھی مرضی سے آ کے بیٹھا ہو, وہ سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھ کر آئین اور قانون سے باہر کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتا. ڈیلے کرے گا, I agree with that. جیسے کہ بندیال صاحب نے کیا, ڈیلے کیا, ٹائم بائی کرتے رہے, ٹائم گین کرتے رہے, اور آج اس مقام پہ پہنچانے میں بندیال صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ ان کو محفوظ فرمائے. اگر وہ ٹائملی فیصلے امپلیمنٹ کروا لیتے تو آج ہم اس حالات میں نہ ہوتے. آپ کا روپیہ اتنا نیچے نہ گرتا کہ افغانی آپ کے پیسوں سے بیٹھ کے ہاتھ منہ صاف کرتے اور پھینک دیتے. مطلب اتنی ذلت ہم آج جو فیس کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے آن ٹائم ڈیسیژنز نہیں لیے, فیصلے نہیں کی. جی ٹھیک ہے. اچھا فیئر ٹرائل ملنا عمران خان کا حق ہے,
फेयर ट्रायल का तकाजा ये होता है कि ओपन कोर्ट में मतलब हो वो और पब्लिक और मीडिया के सामने हो, कानून का तकाजा तो यही है। अब फेयर ट्रायल का मिलना चाहिए भी उनको, लेकिन अगर ट्रायल जो है वो जेल में होगा तो फिर इंसाफ पर उंगलियां भी उठेंगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक तो उनके साथ कोई ऐसा काम हो नहीं रहा, जैसे कि उन्होंने आज कहा था कि जी मुझे बच्चों से मिलने दिया, बच्चों से बात करने दी जाए, तो जो वहाँ के जो मतलब आप कहना चाहिए कि जेल के जो कुछ कवानीन है उन्होंने ये गिनवाए गए कि जी सी क्लास के किसी भी कैदी को उनकी फैमिली से इस तरह फोन पे बात कराई नहीं जा सकती, यानी सी क्लास भी दी गई है और सी क्लास के रूल्स भी वहां पर लागू किए गए हैं। फेयर ट्रायल तो होना चाहिए। आप देखें कि खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे, इस्लामाबाद पेशियों पे जा रहे थे, तो उन्होंने भी एक डिमांड की थी, एक रिक्वेस्ट की थी, नॉट डिमांड। उनकी दरख्वास्त ये थी कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लेकिन उनकी बात को डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन का इतना अना है, इतनी नाक और इतना उसका बोलबाला है कि खान साहब को इलेक्शन कमीशन में हाजिर ना होने पे अरेस्ट वारंट समन जो थे वो इशू कर दिए गए। और अब आप देखें कि खान साहब के लिए अटक जेल में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी बैठ रहा है, पेशियां हेयरिंग्स भी वहां हो रही हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर फेयर ट्रायल पाकिस्तान में हो तो ये सब तो ना हो, अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो फेयर ट्रायल। हम तो फेयर ट्रायल की डिमांड करेंगे, फिर चाहे उंगलियां उठे या बाजू उठे। खान साहब अगर फेयर ट्रायल मांग रहे हैं तो इट मींस कि ही इज नॉट गिल्टी। जरदारी मांग ले, नवाज शरीफ मांग ले, ये मौलाना डीजल मांग ले, कोई और मांग ले ना, सब मांग ले, सब मांग ले, आ जाए फेयर ट्रायल मांग ले। खान साहब तो देने को तैयार हैं, बाकी भी आ जाए। वो जिसको जेल में होना चाहिए था उसको 50 रुपए के स्टाम्प पे करोड़ों अरबों मिलियन पकड़ा के लंदन भेज दिया, और जिसको कुर्सी पे होना चाहिए था उसको तोशाखाना की घड़ी के जुमरे में जेल में डाल दिया। आप लोग तो 10% पे गाड़ी लिए BMW। आयशा, हमारे मुल्क का अलमिया जरदारी ने 10% पे लिए ना BMW। यहाँ सिर्फ जैसे कि अब मैं बता रही हूँ कि आपने देखा जी, ऐसा ही जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ का अलमिया यही है, हमारे यहाँ की ट्रेजेडी यही है कि जो यहाँ पर आता है वो सिर्फ अपने काम के लिए आता है, उसके बाद पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। इसमें हमारे जो फौजी अफसरान होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, इसमें आप कह लीजिए कि हमारे जितने सियासतदान हैं वो भी चले जाते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो भी चले जाते हैं। आपने अभी देखा कि अभी जितनी पूरी की पूरी जो ये टीम एक आई थी यहाँ पर और पीडीएम जिसे कहा जा रहा था, वो सबके सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर चले गए। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी कि कल संडेज क्योंकि आपके जो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से कोई अगर आप पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें? मैं पीटीआई सपोर्टर्स को मैसेज जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये जाने और भागने वाले सवाल के ऊपर हल्की सी रोशनी डाल दूं कि देखें, जिसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं वो जेल में बैठा है, और जिसको लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भाग के लंदन बैठा हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंस। और पीटीआई लवर्स, पीटीआई वोटर्स, पीटीआई फॉलोअर्स के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि पुरअमन तौर पे खान के लिए वैसे ही आवाज उठाएं कि जैसे 27 साल खान साहब हमारे लिए आवाज उठाते रहे, हमारे हुकूक की तर्जुमानी करते रहे, हमारे जज्बात की अक्कासी बने रहे, कलमा तैयबा पे हमें मुत्तहिद किया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें पहली बार किसी लीडर ने मेरे पाकिस्तानियों कह के इत्तेहाद के परचम तले लेकर आया, हमें निकाला सोबायत से, हमें निकाला कास्ट सिस्टम से, हमें एक उम्मत के तौर पे, हमें इस्लाम की एक बेहतरीन विक्टोरियस सिंबल के तौर पर लेकर आया। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप देखें कि अगेंस्ट इस्लामोफोबिया जो दिन हम 17 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, उसका क्रेडिट पूरी दुनिया में पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो सेहरा है वो खान साहब के सर पर जाता है। तो ऐसा लीडर, उसके लिए हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो अपने इस चमन के दीदावर की हिफाजत करें, उसके लिए बाहर निकलें, कोई तशद्दुद करने की जरूरत नहीं है, पुरअमन मार्च करें, क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी है,
اور ہم نے پاکستانیوں کے حقوق کی آواز اٹھانی ہے, نہ کہ حقوق کو پامال کرنے کے لیے. بہت شکریہ. پاکستان بہت شکریہ عائشہ, تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلا ہوگا کہ کل جو کل ہے یعنی کہ سنڈیز آپ کیا کرنے والے ہیں, اور جیسے کہ میسج آپ نے دیا یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ ابھی جس طرح سے عاصم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ ساری پی ٹی آئی اس کے ورکر اس کے سپورٹرز ایسے ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے عاصم صاحب ہوتے سے میرا ایک سوال تھا لیکن وہ چلے گئے. میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی لسٹ دیں جنہوں نے باہر بیٹھ کے جائیدادیں بنائی خان صاحب کے دور حکومت میں. لیٹس سی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شالا خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.